हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनपी कॉमर्स क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 कंपनी पार्ट से, जो कि था अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल पे। इसके मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स पहले ही दे चुकी हूँ, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा कर के देख सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर्स को किस तरीके से इशू किया जाता है, प्रीमियम पर, पार पे, डिस्काउंट पर, और उनकी क्या एंट्री होती है, और इनके अलावा कैश में भी किस तरीके से उसका पेमेंट किया जाता है, यानी कि पार्शली कुछ आप शेयर्स दे रहे हो वेंडर को, या कैश पेमेंट कर रहे हो, या दोनों इंक्लूडेड रूप से कर रहे हो। ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, और 2 एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो मैंने जो लेवल लिया है वो थोड़ा इजी लिया है। अभी मैं चाहती हूँ आपके पहले बेसिक्स क्लियर हो, बेसिक्स टू एडवांस हम चलने वाले हैं, यानी कि पहले हमने बिल्कुल इजी एग्जांपल से इन एंट्रीज़ को समझने की कोशिश की है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम इसके थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। शेयर्स को किस तरीके से इशू किया जाता है, कौन कौन सी उसकी कंडीशंस होती हैं, तो देखिए सबसे पहले शेयर्स को इशू करने की 3 कंडीशंस होती है मेनली। एक तो होती है 8 पार, इसका मतलब होता है कि 100 का शेयर है और आपने कितने पे इशू किया, 100 पर ही किया, मतलब सेम वैल्यू है दोनों की। ठीक है, फिर आती है एक नेक्स्ट प्रीमियम पर इशू करना। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जितने का शेयर्स था, फेस वैल्यू जितनी थी उससे ज़्यादा बढ़ा करके उसकी वैल्यू को इशू करना। जैसे कि हम 100 में +20 कर देंगे तो कितने की वैल्यू हो जाएगी, 120 के अंदर आपने शेयर्स को इशू किया। एक होता है लास्ट डिस्काउंट पर इशू करना। ये कंडीशन ऐसी है कि नॉर्मली सभी कंपनीज जो है डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू नहीं करती है, लेकिन जब शेयर्स को फॉरफिटेड किया जाता है, बायबैक किया जाता है, दोबारा से हम उसको री इशू करते हैं, तब उस कंडीशन में आप डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में हम डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो फेस वैल्यू जितनी थी उससे कम पर शेयर्स को इशू करना। जैसे मान लो 20 डिस्काउंट हो गया, 80 रुपीज़ पर आपने शेयर्स को इशू किया। ठीक है, ये सिंपल से एग्जांपल लिया है मैंने, यानी कि अगर फेस वैल्यू हमेशा हम मतलब इस एग्जांपल में हम 100 मान के चल रहे हैं। अगर 100 पर इशू किया है तो 8 पार हो गया, अगर 120 पे किया है तो प्रीमियम हो गया, और अगर 80 पे किया है तो डिस्काउंट हो गया। 3 कंडीशन से मैंने आपको 8 पार, 8 प्रीमियम एंड 8 डिस्काउंट समझा दिया है। अब हम डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो थियोरेटिकल रूप में लिखा हुआ है कि कंपनीज टू बी इशू एट ए प्रीमियम इन अमाउंट मोर देन द नॉमिनल और पर वैल्यू ऑफ शेयर्स दैन वेन इज शेयर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100, एंड उसको इशू कितने पे किया जा रहा है, 105 पे। यानी कि नॉमिनल वैल्यू जो गिवन है शेयर्स की उससे ज़्यादा पे अगर आप शेयर्स को इशू करते हैं तो वो प्रीमियम पर इशू करना शेयर्स कहलाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में 100 रुपये का शेयर था और आपने कितने पे किया, 105 रुपये में इशू किया, यानी कि 5% आपने क्या लगाया, इस पर प्रीमियम लगाया, तो ये प्रीमियम पर शेयर्स को इशू करना हो गया। इसे हम बैलेंस शीट में किस तरीके से ट्रीट करते हैं वो देख लेते हैं कि प्रीमियम राशि जो एक अलग से खाता खोला जाता है इसका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट के नाम से, और इसके अंदर इसके अमाउंट को जमा किया जाता है। कंपनी के जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाला जो शेयर्स होगा आपका, रिजर्व एंड सरप्लस जिसे हम कहते हैं, इक्विटी वाला लाइबिलिटीज इक्विटी कॉलम, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस वाला जो कॉलम होता है उसके अंदर हम इसके अमाउंट को शो करते हैं। ठीक है, अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पर जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो जो इसका अमाउंट हमारे पास में इकट्ठा होता है उसको हम किस किस यूज़ में ले सकते हैं, वो 5 कंडीशन है और ये फिक्स होती हैं, और इनसे क्वेश्चंस भी बनता है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को आप किस किस रूप में काम में ले सकते हो। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। देखो जैसे कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को हम बोनस शेयर्स का पेमेंट करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। आपकी कोई भी ऐसी पुरानी प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा कोई कमीशन हुआ, आप कमीशन पेड कर रहे हो, राइट ऑफ करना है किसी भी तरह का कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन जिसे हम कहते हैं, वो कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए भी आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ में ले सकते हो। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड एक तरीके से हमारे लिए लॉस होता है, तो उस लॉस को भी राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पे प्रीमियम ऑन द रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि किसी भी कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं उनका जब आप रिडक्शन करते हो तो वो भी एक तरीके से लॉस होता है, तो उस लॉस को भी राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, वापस से अपने शेयर्स को ही खरीदना, बाय बैक करना, इसके लिए भी हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को यूज़ में
ले सकते हैं। तो 5 कंडीशन कौन कौन सी हो गई? बोनस शेयर्स का पेमेंट करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट पर आपने शेयर्स इशू किया था उसको डिस्काउंट यानी कि लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, रिडप्शन करने के लिए, रिडप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एंड लास्ट के अंदर था बाईबैक में। इन 5 कंडीशंस के अंदर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज देखते हैं वन बाय वन कि अगर आपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया है तो उस कंडीशन में आप क्या एंटर करोगे। सबसे पहले जो एंट्री होगी आपकी वो सिमिलर होती है हर सिचुएशन में, हर कंडीशन के अंदर। वो क्या होती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की, जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ईजी है, ये हम प्रीवियस में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट। जब आप एप्लीकेशन मनी को ड्यू करोगे तब वहाँ से आपकी स्टार्ट होती है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की एंट्री। 2 कंडीशन होती है, अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को उसने एप्लीकेशन पर मांगा है तो एप्लीकेशन के साथ में करेंगे, अगर उसने अलॉटमेंट पे मांगा है तो अलॉटमेंट के साथ ड्यू करेंगे। जो भी आपको कहा गया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट करोगे। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि इसने एप्लीकेशन मनी पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के अमाउंट को मांगा है तो हम क्या एंटर करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अगर एप्लीकेशन मनी के साथ मांगा गया है तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। अगर नहीं मांगा गया है तो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को यहाँ ना लिख करके अलॉटमेंट के साथ में, अगर अलॉटमेंट के साथ मांगा गया है तो उसके साथ क्रेडिट कर देंगे। सॉरी। नेक्स्ट है प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड विथ अलॉटमेंट मनी। ये वही है, मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया कि अगर इसके साथ मांगा गया है तो ये एंट्री करेंगे, और अगर अलॉटमेंट के साथ में मांगा गया है तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और जो फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट शेयर टू शेयर एप्लीकेशन, वो दोनों के अंदर सेम होती है, कॉमन है। ओके, नेक्स्ट है प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड विथ कॉल मनी। अगर एप्लीकेशन मनी या अलॉटमेंट मनी के साथ में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा नहीं मांगा गया है, इसके अलावा कॉल मनी के साथ मांगा गया है तो आप कॉल मनी कर दोगे, यानी कि जिसके साथ मांगा गया उसको हम क्रेडिट कर देंगे, उसके साथ ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे कि इसमें किया गया है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। जो भी कॉल होगी अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। फिर आता है इसी तरीके से शेयर्स डिस्काउंट पर अगर इशू किए गए हैं तो व्हेन द शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर इशू ए डिस्काउंट। एक चीज़ और बता दूँ कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो होता है वो नॉर्मली आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें अधिकतर अलॉटमेंट के साथ ही ड्यू किया गया है, तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी सिचुएशंस मैंने बता दी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उनमें अलॉटमेंट के साथ ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को ड्यू किया जाता है। ओके, अब डिस्काउंट में क्या है, जैसे मान लो 100 का शेयर था, आपने 98 रुपीज़ के अंदर उसको इशू किया, यानी कि 2% आपका क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। ओके, अब इसको कैसे ट्रीट करते हैं कि ये सामान्य नियम के अनुसार ये कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती। नॉर्मली कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। कब इशू करेगी? केवल हरण किए गए, यानी कि जब हम फॉरफिटेड कर लेते हैं शेयर्स को, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो जब शेयर्स को फॉरफिटेड किया जाता है और उसके बाद में आप उनको वापस से री इशू करो तो वहाँ पर आप डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू कर सकते हैं। नॉर्मली हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आप जो है किसी कंपनी ने किसी वेंडर से कोई डील करी, कोई बिल्डिंग परचेज करी या कुछ भी किया, तो उसके बदले में आप उसको कंसिडरेशन के रूप में आप उसको या तो कैश दे रहे हो या फिर शेयर्स दे रहे हो या फिर दोनों। कुछ शेयर्स हमने अलॉट कर दिया या कुछ कैश कर दिया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखो, जहाँ कंपनी उन विक्रेताओं जिनसे उन्हें परिसंपत्तियाँ खरीदी है के साथ समझौता करती है तो भुगतान के रूप में कंपनी पूर्ण प्रदत्त अंश लेने के लिए सहमत होती है। सामान्यतः इन अंशों के निर्गमन के लिए किसी भी प्रकार के रोकड़ नहीं लिया जाता है। इन अंशों के समूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर निर्गमित मूल्य जिस पर भी निर्गमित किए जाएंगे विक्रेताओं को देय राशि पर निर्भर करता है। इसके लिए हम सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा, यही इंपॉर्टेंट है। इसका एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले जाएँ। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि जो भी टोटल आपका अमाउंट गिवन होगा क्वेश्चन में, उस टोटल अमाउंट को आप ऊपर रखोगे और जो भी इशू प्राइस होगी ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको हम नीचे लिखेंगे, डिवाइड करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने इशू किए। इसी से हम आगे डिस्कशन करेंगे या एंट्रीज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, राहुल लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम हांडा लिमिटेड फॉर रुपीज़ 5,40,000, यानी कि राहुल लिमिटेड जो कंपनी है उसने हांडा कंपनी से जो है एक बिल्डिंग परचेज करी 5,40,000 की। ठीक है, इसका पेमेंट किस तरीके से किया जा रहा है? इशू ऑफ शेयर्स करके, यानी कि शेयर्स को इशू करके हमने उसको शेयर्स अलॉट कर दिए इसका पेमेंट करने के लिए। और जो कि शेयर्स कितने का था? एक शेयर था 100 का। अब आपने कितने शेयर्स अलॉट किए ये इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना है। और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इसकी 2 कंडीशन है। द नंबर ऑफ द शेयर्स टू बी इशू शैल बी वर्क आउट एज फॉलोइंग डिफरेंट सिचुएशंस,
यानी कि फर्स्ट सिचुएशन ये है कि आपने उसको 8 पार 100 शेयर्स इशू किए हैं, तो उस कंडीशन में हम शेयर्स कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट कितना था जो हमें पे करना था? 5,40,000। कितने की बिल्डिंग खरीदी थी आपने? शेयर्स आप कितने का इशू करो? एक शेयर्स 100 का है, तो 100 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,400 शेयर्स। इस तरीके से अगर 8 बार पे इशू किए गए हैं तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे 5,400। देखो निकाला हुआ है। नेक्स्ट है, अगर आप 20% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ़ शेयर्स बदल जाएंगे। वो क्या होगा? 5,40,000 जो टोटल अमाउंट है वो डिवाइडेड बाय 100 + 20। प्रीमियम पे किया है ना इशू, इसलिए 120, तो 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,500। इज दैट क्लियर? जितने भी जिस सिचुएशंस पे आप इशू कर रहे हो उससे हम डिवाइड कर देंगे। 8 पार पे है तो नॉर्मली 8 पार के जो नॉमिनल वैल्यू गिवन है उससे डिवाइड कर देंगे। अगर प्रीमियम पर है तो जो भी नॉमिनल वैल्यू है उसमें प्रीमियम ऐड करके जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर देंगे। और अगर डिस्काउंट पर इशू किया गया है तो हम डिस्काउंट वाली कंडीशन में माइनस करके शो कर देंगे। वैसे डिस्काउंट वाली कंडीशन इसमें नहीं आती है, ठीक है। देखो अब इसके एंट्रीज कैसे करेंगे? सबसे पहले तो बिल्डिंग परचेज करने की एंट्री होगी। बिल्डिंग यानी असेट है, असेट से तो मतलब बिजनेस के अंदर असेट्स आ रही है, तो असेट्स आने वाली चीज़ को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, जिससे आपने खरीदे तो वेंडर का नाम आ जाता है हांडा लिमिटेड 5,40,000। अब आप इसको पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 सिचुएशन थी। एक थी आपने 8 पार शेयर्स इशू किए हैं और दूसरी थी प्रीमियम पर शेयर्स इशू किए हैं। जब 8 पार हमने शेयर्स इशू किए तो उस कंडीशन में हम एंटर करेंगे हांडा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जितने शेयर्स हैं ये ना, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे नंबर वो जो एक शेयर की वैल्यू गिवन थी उससे, यानी कि पूरे के पूरे 5,40,000 की संपत्ति थी और आपने इतना पेमेंट उसको फुल्ली कैश में शेयर्स के रूप में कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन थी कि 20% डिस्काउंट के रूप में आप किस तरीके से करोगे? वही हांडा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, या डेबिट रखने से रह गया, इसको डेबिट कर लेना, ओके। 2 शेयर कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को अलग से हम क्रेडिट करेंगे। हम शेयर्स निकाल करके आए थे पीछे, कितने थे? 4,500 120 से डिवाइड करने के बाद इतना आया था, तो 4,500 मल्टीप्लाई करेंगे हम 100, तो वो वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ। और शेयर्स और प्रीमियम कितने तक का था? 20 का। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4,500 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की 90,000, और यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा 5,40,000 इन दोनों का टोटल करके, ठीक है। तो इतने 5,40,000 रुपये थे, इसको हमने इस तरीके से उनका पेमेंट किया है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, जिंदल एंड कंपनी परचेज ए मशीन फ्रॉम हाई लाइफ मशीन लिमिटेड फॉर रुपीज़ 3,80,000। एक कंपनी है जिसका नाम है जिंदल एंड कंपनी, जिसने परचेज़ किया है एक मशीनरी 3,80,000 रुपये का। इस पर परचेज एग्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 20,000 पर वर पेड इन कैश एंड बैलेंस बाई इशू ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। किस तरीके से पेमेंट किया गया है कि जब मशीनरी खरीदी थी तो उस टाइम पर 20,000 तो उसने कैश में पेमेंट कर दिया, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, कितना बचा? 3,80,000 में से 20,000 गए तो 3,60,000। इस 3,60,000 को वो क्या कर रहा है? शेयर्स इशू कर रहा है, जो कि एक शेयर्स होगा आपका 100 रुपीज़ का, ठीक है। अब शेयर्स को इशू करने की भी 2 सिचुएशन बताइए। 8 पार का मतलब क्या हुआ? 100 का था तो 100 के अंदर इशू कर दिया। दूसरी सिचुएशन क्या थी? 20% पे, तो क्या आ जाएगा? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ़ शेयर्स अलग अलग निकाल लेंगे। ए कंडीशन के अंदर तो हमारे शेयर्स कितने हो जाएंगे? देखो 3,600, और इसमें कितने हो जाएंगे? 3,000, ये बी कंडीशन में। इस तरीके से ये कैलकुलेट करके ही बता रखा है मैंने। देखो यहाँ पे 3,600 या 3,000 आ गया। अब एंट्रीज कैसे करेंगे? पहली एंट्री होती है मशीनरी या जो भी एसेट है उसको परचेस करने की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों किया है? क्योंकि आपने वहाँ पेमेंट किया है कैश के अंदर, और 2 शेयर्स इशू किए हैं, तो मतलब वेंडर कंपनी का नाम आ जाएगा पहले तो टोटल मशीनरी कितने की थी? 3,80,000 की। आपने उसको कितने दिए कैश में? 20,000 और 3,60,000 रुपये, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स 3,60,000 रुपये के आपने शेयर्स इशू किए। नेक्स्ट है, अब 2 कंडीशंस बनेगी इसकी। ये तो फर्स्ट कंडीशन होती है परचेज़ करने की, मशीनरी को परचेज़ करी। नेक्स्ट है कि आपने उसके बदले में उसको शेयर्स इशू किए 8 पार मतलब 100 रुपीज़ में, तो उसकी एंटर क्या होगी कि हाई लाइफ मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि नॉर्मली आपने 100 रुपीज़ के अंदर उसको इशू किया है, तो 3,60,000 से हमने एंटर क्यों किए? क्योंकि 20,000 हम ऑलरेडी पेड कर चुके हैं कैश में। तो यहाँ हम जो शेयर्स दिखाएंगे, जो वैल्यू दिखाएंगे, वो नंबर ऑफ़ शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3,60,000, तो 3,60,000 शो करेंगे। 3,600 मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट आपने 8 पार पे इशू किया उसको, तो उसमें एंटर क्या होगी? हाई लाइफ मशीनरी लिमिटेड अकाउंट
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। 3,60,000 रुपये आपको पेमेंट करना था और जो है 120 का एक शेयर था, 3000 शेयर्स आपने इशू किए, तो कितना हो गया? हाँ, टोटल वैल्यू तो हो गई 3,60,000 रुपये। अब अलग अलग करेंगे, जैसे 3000 ये वाला अमाउंट आएगा, 3000 मल्टीप्लाई 100 तो आ जाएगा 3 लाख, और 3000 मल्टीप्लाई 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ प्रीमियम था तो कितना आ जाएगा? 60,000। ठीक है, 60,000। बस इतना सा छोटा सा एक टॉपिक था। अब आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से शेयर्स को हमें फॉरफिटेट करना है, री इशू करना है। ये सारे थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस इनके आने वाले हैं, लेवल धीरे धीरे हमारा बढ़ेगा। अब तक हमने बेसिक्स क्लियर किए हैं और मैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ही आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करवाने वाली हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर भी अगर आपको अब तक के सभी सेशंस के अंदर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं, मैं आपकी उस कन्फ्यूज़न को दूर करूँगी। ठीक है, थैंक यू।